हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। बेटा ये यूनिट 9 का लास्ट टॉपिक है, तो आइए समझते हैं व्हाट इज़ द मीन फ्री पाथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन फिर भी एक गैस का मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में बहुत टाइम लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो पाथ होता है मॉलिक्यूल का वो कैसा हो जाता है, जिग जैग। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ये दिखाया गया है। यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ चला आगे तो इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, फिर यहाँ से ये इधर मूव कर गया, यहाँ कोलाइड करने के बाद फिर ये इधर मूव कर रहा है। तो ये इस तरह का जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं जिग जैग। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन्स, मान लिया कि मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड किया और इसके बाद वो यहाँ कोलाइड करेगा, तो ये दोनों जो कोलिजन्स हैं ये कहलाएंगे सक्सेसिव कोलिजन्स। तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स, जैसे कि मॉलिक्यूल यहाँ कोलाइड करेगा, इसके बाद यहाँ कोलाइड कर रहा है, तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स कहलाएंगे। तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाएगा, फ्री पाथ। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल से तो कोलाइड करेगा नहीं, एक मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और हर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस फ्री पाथ, उन सभी फ्री पाथ्स का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो उस एवरेज को हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज मीन फ्री पाथ। पहले फ्री पाथ देख ली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज फ्री पाथ। टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मॉलिक्यूल वो कहलाएगा फ्री पाथ। एंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अब मान लिया कि एक मॉलिक्यूल है वो n कोलिजन्स करता है, एक गैस का मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है, तो अलग अलग कोलिजन्स में वो जो फ्री पाथ ट्रेवल करेगा वो λ1, λ2, λ3, और इसी तरह से nth कोलिजन में वो कितना फ्री पाथ ट्रेवल कर रहा है, λn। तो उसका मीन फ्री पाथ हम कैसे निकालेंगे, सभी फ्री पाथ्स को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा एवरेज मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। तो इसके लिए फार्मूला निकालने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लेंगे, कुछ बातों को हम मान लेंगे। फर्स्ट क्या अजम्पशन लेंगे हम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर d। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने स्फीयर्स मानना है, हार्ड स्फीयर्स, और हर एक की डायमीटर कितनी है, स्मॉल d। सेकेंड assumption, the collisions between gas molecules are perfectly elastic। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स होंगे वो क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिक। मीन्स कोलिजन्स से पहले और बाद में उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थर्ड assumption, all molecules of a gas except the molecule under consideration are at rest। तो जब हम ये डेरिवेशन करेंगे तो हम क्या मान के चलेंगे कि जिस मॉलिक्यूल को हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल के मोशन को हम देख रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी सभी मॉलिक्यूल्स गैस के क्या माने जाएंगे, रेस्ट पर। फोर्थ assumption, a molecule of the gas under consideration collides with all those molecules whose center are at distance d from the center of molecule under consideration। इसका मतलब क्या है कि जिस मॉलिक्यूल का मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो जो है अपने सेंटर से लेके डी डिस्टेंस तक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलाइड करेगा, और जो दूर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलाइड, उनके साथ जो कोलिजन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं कोलिजन्स को कंसिडर करेंगे जो उस मॉलिक्यूल के सेंटर से डी डिस्टेंस के दायरे में आ रही हैं। तो अब देखते हैं हमने क्या किया, कंसिडर अ गैस इन ए कंटेनर हैविंग n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने कोई भी गैस ले ली कंटेनर के अंदर, और उसके कंटेनर के यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, n मॉलिक्यूल्स। ये हमने बात मान ली है कि गैस के
n molecules हैं per unit volume में. Let d be the diameter of the molecule A which is assumed to be in motion while all other molecules are at rest. अब हमने क्या कहा था कि केवल जिस मॉलिक्यूल का हम कोलिजन देखने जा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर लिए जाएंगे और केवल एक मॉलिक्यूल को हम मोशन में लेके चलेंगे. तो यहाँ पर जो है हम ए मॉलिक्यूल को मोशन में लेके चल रहे हैं, बाकी सभी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके आसपास आजू बाजू जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रेस्ट पर माने जाएंगे. तो ए मॉलिक्यूल हमने लिया, इसके डायमीटर डी है, इस मॉलिक्यूल के डायमीटर डी है. तो इस मॉलिक्यूल के सेंटर से लेके डी डिस्टेंस तक जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ये उनके साथ कोलाइड करेगा जब ये यहां से मूव करेगा. तो ये जो है बी और सी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ केवल ये कोलाइड करेगा और जो दूर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इसका कोलिजन नहीं होगा. सॉरी. तो हम देखते हैं अगर मॉलिक्यूल जो है वो एल डिस्टेंस मूव करता, मान लो ये मॉलिक्यूल जो है मूव करके यहाँ जाता है, एल डिस्टेंस मूव करता है, तो अब जो है ये क्या करेगा, देन दिस मॉलिक्यूल मेक कोलिजन्स विद ऑल द मॉलिक्यूल्स लाइंग इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर एल. तो जब ये मॉलिक्यूल एल डिस्टेंस कवर करेगा तो ये क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं कि मतलब ये एक सिलेंडर बन रहा है, एक सिलेंडर जिसकी लेंथ एल है और जिसकी रेडियस कितनी है डी. तो इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ये मॉलिक्यूल उन सभी के साथ कोलाइड करेगा. तो अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जब कोई मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल एल डिस्टेंस कवर करेगा तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये उनके साथ कोलाइड करेगा तो उतने कोलिजन्स होंगे. तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, फिर उसके बाद ये देख लें कि इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिसके साथ ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा. तो हमने सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर एल. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई डी स्क्वायर एल होगी क्योंकि लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल थी एंड रेडियस कितनी थी स्मॉल डी. तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगा के वॉल्यूम क्या बन गई पाई डी स्क्वायर एल. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्मॉल एन हमने माने थे और इतने वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे स्मॉल एन मल्टीप्लाई में दिस. तो ये हो गया एन इंटू में पाई डी स्क्वायर एल, मल्टीप्लाई करोगे क्या बन गया पाई एन डी स्क्वायर एल. ये तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम. अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के साथ वो कोलाइड करेगा. तो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल ए कितने होंगे, इसी के बराबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी से वो कोलाइड करेगा. तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे पाई एन डी स्क्वायर एल. तो अब हम मेन फ्री पाथ निकालेंगे. मेन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. तो मेन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया था कैपिटल एल और नंबर ऑफ कोलिजन कितने सफर किए उसने पाई एन डी स्क्वायर एल. तो हमने लिख दिया पाई एन डी स्क्वायर एल, एल से एल कैंसिल हो गया तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में पाई एन डी स्क्वायर. तो अब इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया मेन फ्री पाथ की इक्वेशन को क्या मानकर कि जो मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं केवल वो मोशन में है, बाकी सभी मॉलिक्यूल्स गैस के क्या है रेस्ट पर हैं. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको पता है कि गैस के सभी मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो ये मेन फ्री पाथ आया है उसकी वैल्यू इससे कम ही आएगी क्योंकि इतने कोलिजन्स तो वो तब कर रहा है जब हमने क्या एजम्पशन लिया है कि केवल वही मोशन में है, बाकी मॉलिक्यूल्स क्या है रेस्ट पे हैं. अगर वो जो है और मॉलिक्यूल्स भी मोशन में होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है इससे क्या होंगे ज्यादा होंगे. जब नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. तो इस फार्मूले से जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू आई है अगर हम एक्चुअल में निकालें तो वो इससे क्या होगी कम होगी. तो इस फार्मूले के अंदर थोड़ा सा क्या किया गया है चेंज किया गया है और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी फाइंड आउट की गई है लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2 पाई एन डी स्क्वायर. मतलब कि यहाँ पे √2 और रख दिया है. नाउ अब स्मॉल एन क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी हो गया वॉल्यूम. तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या कैपिटल एन अपॉन में वी. तो यहाँ पे स्मॉल एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे एन अपॉन में वी. तो हमने पुट कर दिया एन अपॉन में वी. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हमारे पास गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू आर टी. पीवी इज इक्वल टू आर टी होती है और आर की जगह हमने क्या लिख दिया
kn। आर की जगह क्या लिख दिया हमने kn, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k इज इक्वल टू होता है r/na या r/n कह सकते हो खाली, तो वहां से आ जाएगा ये r की जगह n की। अब इस इक्वेशन में से हम क्या फाइंड आउट करें, हमने क्या किया, इस v को यहां ले गए इसके डिनोमिनेटर में और kt को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये आ गया n/v इज इक्वल टू p/kt। अब हमने क्या किया, n/v की जगह p/kt रख दिया यहां पर, तो फार्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू इसकी जगह p/kt, n/v की जगह p/kt यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, जब p/kt यहां रखोगे तो kt ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा क्या बन गया kt अपॉन में √2 पाई d² p। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया मीन फ्री पाथ का। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स पर मीन फ्री पाथ डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है, टेम्परेचर है, तो मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेकेंड वन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, तो मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। एंड थर्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। स्मॉल d क्या हमने ली थी, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ली थी, तो ये क्योंकि अपॉन में आ रहा है, तो दिस इज मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल।